गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। कल के सेशन में हमने कुछ 7-8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 157 तक हम कर चुके थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आप लोगों के जो भी अ, अपने व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पिक करिएगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण मतलब क्लासरूम टीचिंग जिसे हम बोलते हैं, तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, किस पर करती है बताओ? प्रधानाचार्य के शैक्षिक योग्यता पर, क्या क्लासरूम में प्रिंसिपल आकर के पढ़ाता है? बताइए, बोलिए। शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, तो प्रधानाचार्य तो नहीं आता ना क्लास में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर मतलब प्रोफेशनल जो स्किल है, उसका प्रोफेशनल स्किल मतलब टीचिंग स्किल कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली इसी पर डिपेंड करेगी क्लासरूम टीचिंग। अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, अन्य शिक्षकों का सहयोग भी जरूरी होता है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी होता है जो टीचर उस क्लासरूम में पढ़ा रहा है उसमें कितना टीचिंग स्किल है या नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सी भी ठीक है आपका, बट कंपेरेटिवली बी ज्यादा बेटर है। विद्यालय की साज सज्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। हेलो। Yes, yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 159। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है, तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। अब बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो अब क्या करेगा टीचर? बताओ, अब क्या पढ़ाना थोड़ी छोड़ देगा? रिकॉर्ड अच्छा है तो वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने में सहायता करे और उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे। तो अगर बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, तो टीचर क्या करे? टीचर बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करे, मतलब बच्चे को उसके सवाल लाने के लिए कहे। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर मैथ्स डिस्कस करते हैं, कल की क्लास पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने डिस्कस किया। और अगर मुझे लगता कि आपको तो सारे ही टॉपिक जो है अच्छे से आते हैं और कुछ पढ़ाने लायक मुझे लगता नहीं कि अब है बचा हुआ, तो मैं क्या करता? मैं बोलता आपसे कि ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चंस लेकर के आइए जो आपको लगता है, और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यही तो होता ना। तो पहला ऑप्शन कुछ इसी तरफ सारा कर रहा है कि बच्चा अपनी समस्या लेकर के आएगा और समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए टीचर हिंट देगा, यानी कि कुछ रिसोर्सेज दे देगा। छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें, किंतु उन्हें इसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दें। ठीक है, ये भी हो सकता है इसका आंसर। छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें और उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। ये भी एक अच्छा ऑप्शन इसका है। ठीक है, और देन लास्ट है आपका, छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तकी मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। तो देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ये निरीक्षण नहीं करना है कि बच्चा सिर्फ बुकिश नॉलेज ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक है, हमें बच्चे को आगे सीखने के लिए मोटिवेट करना है। ऊपर के तीनों ही जो आंसर हैं, ये तीनों ऑप्शन हैं, वो आपके आंसर हो सकते हैं। अब इन तीनों में से बेटर कौन सा होगा, इस पर ध्यान देते हैं। यहां पर केवल शब्द लगा दिया इसमें। ठीक है, तो केवल शब्द जहां लगा है वो तो अपने आप में ही आपको गलत हो जाता है। ठीक, केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने, प्रणाली की खोज नहीं करनी है, प्रोसेस नहीं खोजनी उनको एक्सप्लोर, वो तो टीचर का काम है। ठीक है, तो ये आप आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, छात्रों को प्रस्तुतिकरण, ये आंसर अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाकी दो ऑप्शन उससे थोड़ा सा ठीक लगते हैं। छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें, किंतु उन्हें नौकरी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दें। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में मतलब प्रेजेंटेशन बच्चा कैसे करेगा उस पर हेल्प करेंगे। ठीक है, और छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दे और उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। ठीक है, अब देखो ये बहुत डाउटफुल हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी तो लगी ही रही है ना? ठीक है, तो अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि जो
इवेल्युएटर है, जो एग्जामिनर है, उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। पहले वाले का मतलब ये है कि बच्चा क्या सीखने आता है उसको बताएं, मतलब बच्चा खुद बताए, और हम बच्चे को क्या करें, रिसोर्स देते हैं, संदर्भ सूची मतलब रिसोर्स। दूसरा है बच्चों को प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करें, लेकिन तैयारी बच्चा खुद करेगा, उसको फ्रीडम दें कि वो खुद प्रिपेयर करे उसको। और तीसरा है आपका छात्रों को स्वयं तैयार करने के लिए अवसर दे और उन्हें स्वनिर्देशित होने दे, मतलब बच्चा अब खुद अपने आप को डायरेक्ट करे कि मुझे कितने बजे पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है, क्या करना है। अब बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए, मतलब कि स्वनिर्देशित हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में चांसेस होते हैं कि हम जो ऑप्शन लेके चल रहे हैं क्या पता वो सही ना हो, तो उस पर आपको कोई बस चलता नहीं, बट फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा समय दें और सोच करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए आप। अब ये क्या है, यदि विद्यार्थी यह समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। यदि विद्यार्थी यह ना समझे, सॉरी, टीचर जो पढ़ा रहा है क्लासरूम में बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या होगा इससे, बताओ। तो टीचर बोर हो जाएगा, वो दूसरे तरीके से समझाना चाहिए उसको, तो बोर होने वाला ऑप्शन तो हम नहीं रख सकते ना। डेफिनेटली परेशान तो टीचर होगा ही होगा कि वो कोशिश कर रहा है सिखाने की, बट बच्चा सीख नहीं पा रहा है। लेकिन उसको, अगर वो बोर हो गया मतलब कि उसने हार मान ली, और टीचर को हार नहीं माननी है, तो क्या करेगा, वो नया तरीका ढूंढेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, नहीं, विद्यार्थियों के लिए अफसोस नहीं, तो ये बी ऑप्शन इसका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। ये अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए आप। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। कितना बच्चे को होमवर्क देना है, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए बोल रहा है कि छात्रों के मतों द्वारा, मतलब बच्चों से वोटिंग कराई जाए, बच्चे वोट करें कि इतना होमवर्क देना है, उतना नहीं देना है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है। विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर टॉपिक बहुत कठिन है, तो जैसे हम कोई टॉपिक मैथ्स का पढ़ रहे हैं, जैसे कल हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा, बहुत सिंपल टॉपिक था, सिंपल से उसके फॉर्मूले थे और आसानी से हो जा रहे थे, तो हम ऐसे टॉपिक के लिए बच्चे को एक दिन में 50 क्वेश्चन करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है। अगर कोई ऐसा टॉपिक होता, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपने किए, टिपिकल वाले क्वेश्चन जो रेलगाड़ी वाले थे, वो थोड़ा समझने में कठिन होते हैं। तो इतने टिपिकल क्वेश्चंस के लिए हम मतलब टॉपिक के लिए हम 50 क्वेश्चन नहीं दे सकते ना, बच्चे बच्चे का टाइम नहीं रहेगा इतना करने का, तो उसको हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में कर सकते। तो विषय की जटिलता, विषय वस्तु की जटिलता पर भी निर्भर करता है। गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, ठीक है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है आंसर। कक्षा के कालांश द्वारा, तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी और सी ठीक रहेंगे, है ना, लेकिन टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना होमवर्क दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। तो जब हम कोई टॉप मतलब कोई पेपर लेते हैं तो हमको पता लगता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये सही है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, ये भी ठीक ऑप्शन है, बताऊंगा कैसे। विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद रख सकता है। फिलहाल इसको नहीं रखते हैं, ये नहीं रहेगा अभी। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं, ये भी एक सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे चारों ही ऑप्शन ठीक हैं इसके, लेकिन जो सेकंड थर्ड वाला है उसको मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि वहां पर वो मेमोरी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है, बट जब हम पेपर लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो हमारा फोकस बच्चे की मेमोरी चेक करना नहीं होता, बल्कि बच्चे की जो क्वालिटी है, कितना वो सीखा है, वो चेक करना होता है।
ठीक है। तो वहां पर हम बच्चे का इंटेलिजेंस तो चेक करते ही हैं, ये भी हम चेक करते हैं कि बच्चे जो टीचर ने पढ़ाया उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। भाई टीचर ने बच्चे को बताया सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब बच्चा जब उसका आंसर लिखेगा तो वो अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखेगा, तो हम जान पाएंगे कि वो किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है पढ़ाया हुआ। ठीक है। लास्ट आपका है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। ठीक। तो अब इन तीनों में ये जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये चेक करना है कि हमने, देखिए होता क्या है ना, पढ़ाने से पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। इसको आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, अधिगम उद्देश्य। कि बच्चा क्लास 2 में आ गया, अब क्लास 2 में वो एक साल रहेगा तो एक साल में क्या सीखेगा, है ना। वो एक साल में रीडिंग राइटिंग सीखेगा, वो एक साल में न्यूमेरिकल कहेंगे न्यूमरेसी सीखेगा, या फिर जोड़ घटाना सीखेगा। वो उस एक साल में उठना बैठना आदि एटिकेट सीखेगा। वो उस एक साल में कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज सीखेगा। वो उस एक साल में थोड़ा बहुत अपना जो भी पर्सनैलिटी उसको डेवलप कर पाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ उद्देश्य रख दिए। फाइनली जब हम परीक्षा लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये उद्देश्य कितने अचीव हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हो पा रहे नहीं हो पा रहे, यानी कि ये जो हम चाह रहे थे बच्चा वैसा ही सीख रहा है नहीं सीख रहा है, तो यानी कि क्या है, सही दिशा में उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम चेक करेंगे परीक्षा से। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो। किसी प्रश्न का कोई ऑप्शन अगर मैं कह रहा हूं कि ये ठीक होगा, तो क्यों ठीक है, इस बात पर आपने भी ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो 2 बार पूछिए, 6 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, लेकिन आगे तभी बढ़िए जब आ जाए समझ में। क्योंकि रटने वाला काम नहीं करना ना आपको। एग्जाम में जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो थोड़ी आएगा, कुछ अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप समझ के चलेंगे तो उस क्वेश्चन को आप उसके आंसर को देख पाएंगे। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है पढ़ाने का किसी को, उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है, जो उन्हें उत्साह के नीचे छिपा रहता है। ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत एक्साइटेड है पढ़ाने में, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको सब्जेक्ट पढ़ाना आता ही नहीं है इसलिए आप दिखावा कर रहे हैं एक्साइटमेंट का। ये तो गलत ऑप्शन हो गया ना। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप देते हैं, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक। फिर वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हो सकता है। देखो प्रवीणता का अभाव तो मतलब ही नहीं होता ना, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है। और आपका एक्साइटमेंट जो होता है बच्चों को केवल अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता। आप क्यों एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट क्यों होगा आपको, बताओ, क्लासरूम में पढ़ाने का। अब माना कि एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं आती और आपसे कहा है कि आज तुम्हें क्लास में इंग्लिश पढ़ानी है, तो क्या होगा, नर्वसनेस होगी या एक्साइटमेंट होगा आपको, बोलो, जवाब दो। मैं प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ, शायद सुना नहीं आप लोगों ने, वरना आंसर आया था। कि अगर आपको माना इंग्लिश नहीं आती है और आपसे कहा गया है कि आज की क्लास में आपने इंग्लिश पढ़ानी है, तो अब क्लासरूम में जाने पर आपको एक्साइटमेंट होगा या नर्वसनेस होगी, बताइए। नर्वस। नर्वसनेस होगी। तो डेफिनेटली अगर आप, ये जो पहला ऑप्शन है, अगर आप स्किल्ड नहीं है तो फिर उत्साह किस बात का, है ना। दूसरी बात, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत एक्सपर्ट इंग्लिश के, अब आपसे कहा जाएगा इंग्लिश पढ़ाने जाओ, तो क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है और आपको पता है कि आज की क्लास में मैं बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बच्चा जो कुछ पूछेगा उसका उत्तर दे सकता हूँ। तो इट मीन्स क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बच्चे को आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे पा रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है।
तो इसलिए ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उनका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए? ध्यान देना है हमेशा। अमूर्त से मूर्त क्रम में हो, कठिन से सरल तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र इनको बोलते हैं। ठीक। सरल से कठिन होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, और अमूर्त से मूर्त भी होता है। वैसे हम अमूर्त से मूर्त होता तो है, लेकिन हम छोटे बच्चों के लिए यूज नहीं करते इसको। अमूर्त मतलब जिसे बच्चा देख नहीं सकता। बच्चा जिसको नहीं देख सकता, क्या बच्चा उसके बारे में सोच सकता है? बताइए। कल्पना कर सकता है बच्चा? बच्चे में कल्पना शक्ति होती ही नहीं है। नहीं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। ये बड़े बच्चों के लिए ठीक है, जो एडल्ट हैं 12-14 साल के, उनके लिए ठीक है, बट छोटे बच्चों के लिए सरल से कठिन क्रम में, पहले सरल सीखे फिर कठिन सीखे। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो जनरल टू स्पेसिफिक तो होता है, लेकिन देखो, सामान्य से विशिष्ट ये होता है बच्चों के लिए, ये नहीं होता। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सामान्य से विशिष्ट का? सामान्य बातें मतलब कि, अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको, एक्सप्लेन करना चाहूं, तो गणित में जोड़ घटाना गुणा भागी सामान्य गणनाएं होती है। बोलो हाँ या ना? हर बच्चा जो गणित पढ़ रहा है उसको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए, सामान्य बात है। अब विशिष्ट क्या है? बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, बच्चे को कैलकुलस आ रही है, जो कि मैथमेटिक्स के एक्सट्रीम डायमेंशन है। तो हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री, हर बच्चे को कैलकुलस नहीं आएगी, लेकिन हर बच्चे को जोड़ घटाना आएगा। इसी तरीके से जैसे कि अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी की बात कर लेते हैं। हर बच्चे को जो हिंदी सीखना चाहता है, हर बच्चे को शब्दों को पढ़ना, समझना, और उन शब्दों को सही रूप में लिखना ये आता होगा, ये सामान्य बात है। अब विशिष्ट क्या है? वो बच्चा जो हिंदी पढ़ रहा था, अब वो कविताएं लिखने लग गया, विशिष्ट बात हो गई। वो बच्चा कहानियां लिखने लग गया, विशिष्ट बात हो गई। बोलिए हाँ या ना? तो पढ़ने लिखने की जब बात करते हैं, तो वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। लेकिन ऑप्शन में विशिष्ट से सामान्य लिखा हुआ है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही ठीक है इसका, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीज सिखाएंगे फिर कठिन चीज सिखाएंगे, जैसा हम गणित में भी करते हैं ना। पहले आसान आसान जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं, फिर थोड़ा 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 टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप असेसमेंट कर रहे हो, अब क्या होगा उससे? किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है। बताओ, मतलब समझ रहे हैं आप? किसी भी स्टेटमेंट का अर्थ समझना जरूरी होता है। किसी विषय, सीखने सिखाने की के दौरान किए गए आकलन, मतलब कि आपने बच्चे का टेस्ट ले लिया, क्या होगा? किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता, तो केवल शब्द लग गया तो वैसे भी आउट कर देना है इसको तो हमने। ठीक है। क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल ये हो सकता है। बच्चा कितना सीखा है, कितना उसमें स्किल डेवलप हुआ है, वो पता लगेगा हमको, और कहाँ पर कमी रह गई है ये पता लग पाएगा। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने कल डिस्कशन किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, और उन क्वेश्चंस के आंसर जब आप देंगे तो मुझे ये पता लग पाएगा कि आप किस तरीके की क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे हो, और कहाँ पर आपको कठिनाई आ रही है। ये तो होगा। सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता, ये तो ऑप्शन में आ गया, बी में ही आ गया है ना, सीखने में कमी की पहचान। ठीक है, पांच की बातें नहीं समझा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर कैसे हुआ पता चला आप लोगों को?
नहीं तो पूछिए। यस सर। चलिए। व्यापक आकलन का अर्थ क्या होता है? व्यापक मतलब होता है आपका वो क्या? व्यापक आकलन का मतलब क्या हुआ था? देखो, जब भी हम आकलन या असेसमेंट करते हैं तो उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे पढ़ने के लिए आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उस दौरान तो आपको लग रहा हो कि यार कि मैथ्स का ये टॉपिक पढ़ना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो हो गया आपका क्या, एक जनरल, वो सॉरी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है व्यापक उद्देश्य। यानी कि मैथ्स सीख क्यों रहे हैं आप? जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप सवालों को हल करेंगे तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, आपको तर्क क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम्स को लेकर के उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, जिद्दोजहद कर रहे होंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढने की जो क्षमता है उसका विकास हो रहा है आपका। हार नहीं मानने की क्षमता का विकास हो रहा है आपके अंदर। आशावादी जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो रहा है। इस तरीके से ये क्या है, गणित के सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। तो व्यापक आकलन का अर्थ होता है कि बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानेंगे, सर्वांगीण हर तरह से, एक विषय विशेष को लेकर के नहीं, हर चीज में। समैतिक अब तो हो गया, सर्वांगीण विकास की बात कर लिया हमने, समैतिक प्रगति नहीं होगा, मौखिक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को खेल विधि से सिखाया जाए, ठीक है, वो उसका एक पार्ट है, उसका अर्थ नहीं है, लेकिन ठीक है, बाल केंद्रित मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना, बच्चों को जिस तरीके से मजा आता हो उस तरीके से पढ़ा देना। खेल पसंद है बच्चों को तो खेल खेल में पढ़ाना। तो खेल खेल में पढ़ाना जो है वो उसका एक पार्ट है। बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, यस, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बच्चों को आकर्षक पुस्तकें, जैसे खेल पसंद है बच्चों को वैसे ही आकर्षक पुस्तकें पसंद है। ठीक है। और बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है, तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए। बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हम कंपेयर करते हैं ना, बेटा देख, वो शर्मा जी का बच्चा 99% लाया और तेरे 50% आ रहे, है ना। वो देख, किसी का बच्चा वो डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ गया है, प्राइज मिला, और देख तेरा सिलेक्शन तक नहीं हो पाया। तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे में हीन भावना का विकास होगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि वो उस बच्चे से, वो शर्मा जी के बच्चे से चिढ़ने लग जाए, और ये होता भी है। क्या आत्मविश्वास में वृद्धि होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी यानी कि 1 और 2 इसका ठीक है। तो 1 और 2 किसमें है? ए में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सहमत होंगे आप लोग, ये तो सरल ऑप्शन दिए थे, कुछ टफ भी नहीं था ऐसा। जी। अब है, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या होंगी? सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको हम। क्रिएटिविटी होती है जहां पर बच्चा कुछ नया कर रहा होता है। तो क्या होता है? विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, ये ठीक आंसर है इसका। समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, ठीक है ये भी। और सोचने विचारने का नवाचारी तरीका, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 और 3 तो इसके परफेक्ट है, लेकिन ऑप्शन
टू भी इसका ठीक ठाक आंसर है, तो इसलिए ये डी आ जाएगा आपका, 1 2 एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 का आंसर आप करिए जरा। ठीक है, पढ़िए उसको, 5 मिनट मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। आप लोग पढ़िए, जो भी आपका आंसर लग रहा है 170 का, 170 डैश करके ABCD लिख के आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसे 171 का ABCD लिख करके जो भी आपको लगता है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रीड करता हूँ। ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 170 देख लेते हैं। हाँ, अब आपने तो बोला इसका सी है, क्या इसका सी होना चाहिए? तो कक्षा कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखें। धारण दर मतलब क्या होता है? रिटेंशन, कि बच्चा ध्यान दे पढ़ाई पर, उसका ध्यान भटके नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है धारण। बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज आने के लिए कहे। तो बच्चे से तुम कितना ही कह लो, अगर बच्चे का मन नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। कक्षा में उपस्थित ना होने वाले विद्यार्थी को दंड देना तो अलाउड ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल कर देना है आपने। कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हो उन्हें अभिप्रेरित करना, ये भी ठीक आंसर है इसका। लेकिन सी वाला क्या है, कंपेरेटिवली बेटर है, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 देख लेते हैं। यदि वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो वो बहुत अच्छे टीचर हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका कारण क्या है मैंने कल बताया था आप लोगों को। भाई जिसका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, इट मीन्स कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। और बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लेवल का बंदा जब होता है तो उसको कभी किसी भी विषय को समझने में, किसी भी सब्जेक्ट को समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होती है। तो वो कैसे पता लगा पाएगा कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ठीक है, तो ये तो नहीं है, ए इसका आंसर नहीं है। जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, बच्चों को कंट्रोल करना है, कोई आप कंट्रोल करके तो टीचिंग नहीं कर सकते ना। उसकी शिक्षण में रुचि हो और अपने विषय में पारंगत हो, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका एक सही आंसर हो सकता है। अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित रख सके, नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अनुशासित रखना जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। अपने विषय में तो आपका कमांड है, लेकिन आपको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तो आप टीचर कैसे बन जाएंगे अच्छे? बन सकते हो क्या, बताओ, बोलो। कोई भी काम जो आपको पसंद ही नहीं है, आप उसमें कभी भी परफेक्शन नहीं ला सकते। जैसे आपको कुकिंग पसंद नहीं है, मजबूरी में खाना बनाते हो, तो आपका खाना कभी अच्छा बनेगा ही नहीं, है ना। और कुकिंग पसंद है तो आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। आपको जो भी काम पसंद है तो आप उस काम में अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए टीचिंग के लिए आपको टीचिंग पसंद तो होनी चाहिए, टीचर तभी बन पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, आप सभी ने 171 का जो ऑप्शन दिया था वो क्या दिया था? डी दिया था, बोलो हाँ है ना? हेलो। ये अब बताओ, एग्जाम में अगर आप ये आंसर देके आते तो क्या आपको मार्क्स मिलते? नहीं मिलते ना। कंफ्यूज। हाँ, तो यही चीज है बच्चे, इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसकी। अब आते हैं हम 172 की तरफ। कक्षा कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक हमेशा ICT का प्रयोग करें। चलो अब रिज्वाइन करोगे तो तभी डिस्कस करेंगे इसको, क्लास वैसे भी आधा मिनट बचा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी।